अब हम चलते हैं बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड, जहाँ पे हम शेयर्स इशू करते हैं। उन शेयर्स इशू करने को हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं कि मेरी शेयर कैपिटल मैं इशू करता हूँ। तो शेयर कैपिटल इशू करने की वजह से हम अगर नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा कीमत में उन शेयर्स को बेच देते हैं तो हमें शेयर प्रीमियम भी मिलता है, और इस पैसे से हम बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हम कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनाते हैं, उस प्रॉफिटेबिलिटी में हिस्सेदार बनाते हैं। लॉस का नुकसान भी उन्हें देते हैं, पर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि आपने जो पैसा दिया है शेयर्स खरीदने का, आपकी लायबिलिटी उतनी ही है। अब जो भी लायबिलिटी होगी वो कंपनी की होगी। अगर कंपनी ने कोई उधार लिया है तो ये कंपनी की जिम्मेवारी है कि कंपनी उसे रीपे करेगी, पर इसका भार तो इस कंपनी के एसेट्स पे ही आएगा कि जो कैश आपने दिया है हमारे शेयर्स का मालिक बनने की वजह से, उस कैश का हम इस्तेमाल करेंगे एसेट्स खरीदने के लिए। उन एसेट्स का इस्तेमाल करेंगे, हम कंपनी की ग्रोथ करते हैं, उस वेल्थ को बढ़ाते हैं, चाहे मशीनरी खरीदते हैं जिसकी वजह से हम गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हम ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स खरीद लेते हैं जिसकी वजह से हम मॉनेटरी वैल्यू में इनकम चाहते हैं, इंटरेस्ट इनकम के रूप में हम कमाना चाहते हैं, या ट्रेड करके मार्केट में फेयर वैल्यू चेंजेस होती हैं उसमें हम कमाना चाहते हैं। अगर हमें ये समझ है कि हम उस तरीके से वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं तो हम अलग अलग तरीक़ों से शेयर होल्डर्स के दिए हुए पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पर अगर फिर भी कमी रह जाती है, हमें पैसे की ज़रूरत है अपने वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए या कुछ एक्सपेंशन करने के लिए, और हमें ये उम्मीद है कि हम अगर उधार लेते हैं, लोन पे पैसा लेते हैं, तो हम लोन रीपे भी कर पाएंगे और इतना ज़्यादा कमा लेंगे कि ना हम सिर्फ लोन रीपे कर पाए बट इंटरेस्ट पेमेंट भी वैन कर लेंगे, और हमें इनकम इतनी ज़्यादा होगी कि हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा साहस है आप में तो लोन लेने की ज़रूरत करिएगा। अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये हमें डुबा देगा और ऐसे ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर ऐसे भार डाल देगा, ऐसी स्थिति में हमें पहुंचा देगा कि कहीं कंपनी बिक ना जाए, और अगर कंपनी बिकने की कगार पे आ गई इन लोन्स की वजह से, क्योंकि सामने वाली पार्टीज़ को हम लोन लेते वक्त कुछ हक ऐसे भी दे देते हैं कि अगर मैं लोन रीपे ना कर पाया तो आप हमें बैंक्रप्सी में घोषित करवा के हमारे सारे एसेट्स को बिकवा के अपने पैसे ले सकते हैं। उसके लिए हमें सॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी इन्वॉल्व करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो हमारी कंपनी को बिकवाएगा, उसके बाद सारे एसेट्स को बेचेगा, एक मध्यस्थता करेगा जिस वजह से सभी पार्टीज़ खुश हों। हालांकि सारे तो मेघ बरसने पे भी खुश नहीं होंगे, तो ये ऐसा पेचीदा मामला हो जाता है जिसमें कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि उम्मीदें कुछ थी, हो कुछ गया। जिन्होंने उधार दिया था उनकी उम्मीदें भी थी कि रेगुलर पेमेंट्स आती रहेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है जो हमारी कंपनी पर भरोसा करके हमें पैसा देते हैं उनका पैसा भी हम एज ए कंपनी ना चुका पाएँ। तो इसमें एक इंडिविजुअल की लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी कंपनी की है, क्योंकि कंपनी एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी है। तो जब भी पैसा हमारी कंपनी में आता है हमें उसे हर बार क्लासीफाई करना होगा, क्या इस पैसे का भार कंपनी के ऊपर है, क्या हमारी कोई मजबूरी है कि हमें ये पैसा वापस देना पड़ेगा। तो हमें हर बार हर आते हुए पैसे को तोलना होगा, क्या ये इक्विटी है या ये लायबिलिटी कंपोनेंट है। दो बातों में क्या फ़र्क है। हम हर आते हुए पैसे को बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे जैसे हमारा मन हुआ, हमें उसे तोलना होगा, क्या मेरी कोई मजबूरी है कि ये पैसा मुझे वापस देना पड़ेगा, क्या सामने वाली पार्टी मुझसे ये पैसा निकलवा सकती है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग, क्या मैं चाहूँ तो भी मैं मना नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये पैसा देना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव वे नहीं है कि मैं कह सकूँ कि मैं पैसा आपको वापस नहीं दूंगा। ऐसा मौका आपको सिर्फ एक शेयर होल्डर देता है, या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाले आपको एक मौका देते हैं कि आप हमसे पैसा ले लो, आप हमें ब्याज देते रहो, हम उसी में खुश हैं। आप चाहो तो हमें प्रिंसिपल रीपेमेंट परपेचुइटी के लिए मत देना, आप पैसे का इस्तेमाल करो, हमें ब्याज देते रहो, हम उसी में खुश हैं। उस आने वाले पैसे में भी हम ये देखते हैं कि हमारी मजबूरी क्या है, कितना पेमेंट हमें वापस करना है, कितना पेमेंट हमें वापस नहीं करना है। तो क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एक क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है कि क्या हमारा ये इक्विटी है या लायबिलिटी है। आम भाषा में समझें तो अगर देयर इज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे, आपकी कोई मजबूरी है पे करने की, उसे लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करें। आपकी कोई मजबूरी नहीं है पे करने की, उसे आप इक्विटी कंपोनेंट रिकॉग्नाइज करें। कई बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम फंस जाते हैं जिनको देखने से तो लगता है इक्विटी है बट वो लायबिलिटी भी हो सकते हैं, जिन्हें देखने से तो लगता है कि वो लायबिलिटी है बट वो इक्विटी हो सकते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जिनमें दोनों तरह का मेल है कि अगर कोई पार्टी हमें 20 लाख रुपए देती है तो वो कहती है आप चाहो तो ये पेमेंट रख लेना, इसके बदले में हमें शेयर्स इशू कर देना, हमें राइट दे दो कि हम शेयर्स खरीद सकें और मार्केट से कम कीमत पे शेयर्स खरीद सकें।
हम ऐसा कोई राइट दे देते हैं कि आप लोन हमें दे रहे हैं उनको आप कल को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से सामने वाली पार्टी हमें मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम रेट पे हमें लोन उपलब्ध करा देती है। तो क्या हम उसे लायबिलिटी दिखाएंगे या इक्विटी दिखाएंगे या दोनों का मिश्रण करके दिखाएंगे कि कुछ कंपोनेंट इसका लायबिलिटी है, कुछ अमाउंट इसका हमें वापस देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट इसका हमें नहीं देना पड़ेगा। जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ उसमें से कितना अमाउंट हम कभी भी वापस नहीं करेंगे उसे हम इक्विटी पोर्शन में दिखाते हैं, और जो अमाउंट हमें वापस देना पड़ सकता है उसे हम लायबिलिटी कंपोनेंट में दिखाते हैं। तो जब भी आप ऐसे पेचीदा मसलों में एंटर हों तो अगर आप लॉजिकली ये देख पा रहे हैं कि कितनी मेरी मजबूरी है कि मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट है चाहे वो प्रिंसिपल पेमेंट है, और कितनी मेरी मजबूरी नहीं है कि मुझे नहीं देना है, वो आप इक्विटी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और जो मजबूरी है ऑब्लिगेशन टू पे है उसे आपको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है। ना सिर्फ लायबिलिटी दिखाना है बल्कि उसे करंट नॉन करंट डिस्टिंक्शन भी करके दिखाना है। कितनी लायबिलिटी मुझे 1 साल के अंदर पे करनी है और कितनी लायबिलिटी मैं 1 साल के बियॉन्ड पे करूंगा, ये क्लासिफिकेशन भी मुझे करना है। तो लायबिलिटी वाली साइड ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी चाहती है कि वो रिस्क अवर्स हो, तो ज़्यादातर मामलों में वो अमोर्टाइज कॉस्ट अकाउंटिंग में एंटर करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोज में एंटर करते हैं, सोली पेमेंट और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बाहर ही उठाने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज ज़्यादातर अमोर्टाइज कॉस्ट अकाउंटिंग पे होती हैं। पर अगर आपने किसी डेरिवेटिव में एंटर कर लिया है, जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, अगर स्थिति आपके फेवर में रही और स्थिति आपके खिलाफ हो गई उस डेरिवेटिव की वजह से, क्योंकि उसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकता है। डेरिवेटिव्स हमेशा फेयर वैल्यू पे ही मेजर होंगे और डेरिवेटिव्स का मेजरमेंट हर साल फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होगा। उनका रिकॉग्निशन हमेशा इनकम स्टेटमेंट में होगा, डायरेक्टली फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज हम ट्रेडिंग के पर्पज से भी एंटर हो जाते हैं। ऐसा कोई बॉन्ड या डिबेंचर में हम एंटर हो जाते हैं जो इशू करते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं, जो मार्केट में ट्रेडेड हो तो उसे हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हमने ट्रेडिंग के पर्पज से कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी में एंटर कर लिया है तो वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल रिकॉग्नाइज होगी। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोज है, सोली पेमेंट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट है और हमारा मकसद उसे पे करने का है मैच्योरिटी पीरियड के एंड होने पे, उसे हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने उधार तो लिया है कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोज और सोली पेमेंट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे, और वही पैसा हमने फाइनेंशियल एसेट में ट्रेडिंग के पर्पज से इन्वेस्ट कर दिया है। और ये मसला आपने एक पोर्टफोलियो मैनेजर को दिया कि हमने उधार पे 10 लाख रुपए लिए हैं, आपको ये 10 लाख रुपए दिए जाते हैं कि आप इनको ट्रेडिंग में लगाओ, स्टॉक में इन्वेस्ट करो और हमें मुनाफा कमा के दो। अब ये पोर्टफोलियो मैनेजर बड़ा परेशान है। एक तरफ तो इसे अमोर्टाइज कॉस्ट पे अकाउंटिंग करनी होती है और दूसरी तरफ इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रिकॉर्ड करना होता है, और ये जान नहीं पा रहा है कि कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ। तो ये अकाउंटिंग मिसमैच होता है। अगर ये अकाउंटिंग मिसमैच एनलार्ज होता है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड हमें एक मौका देता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर्ड है, उसे चाहो तो आप डेजिग्नेट कर सकते हो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। मतलब हम अमोर्टाइज कॉस्ट अकाउंटिंग के इंस्ट्रूमेंट को भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मेजर कर सकते हैं। इस वजह से क्या होगा, मेरी जो लायबिलिटी साइड में जो अमाउंट है फाइनेंशियल लायबिलिटी का वो भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मेजर होने लग गया, और यही पैसा अगर हमने ट्रेडिंग के पर्पज से फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पे ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मेजर होता है। तो ये कंपेरेबल हो जाते हैं और मैं इस पोर्टफोलियो को बेहतर मैनेज कर सकता हूँ। पर ये मौका इरिवोकेबल है। अगर मैं ऐसा डेजिग्नेशन देता हूँ कि अमोर्टाइज कॉस्ट की फाइनेंशियल लायबिलिटी को मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल रिकॉग्नाइज करता हूँ, तो मुझे हर साल इसे रीमेजर करना होगा और उस डिफरेंस को मुझे पीएनएल में रिकॉर्ड करना होगा। इसमें भी इस मेजरमेंट के डिफरेंस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर ये जो लायबिलिटी का डिफरेंस है ये एंटिटी की क्रेडिट वर्दीनेस में डिटेरियोरेशन की वजह से हुआ है या इंप्रूवमेंट की वजह से हुआ है, तो हम इसका क्रेडिट हम OCI में दिखाएंगे जो भी डिफरेंस आया। अगर हम एंटिटी की ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से जो भी बदलाव आता है इस फाइनेंशियल लायबिलिटी में उसे हम अलग से दिखा सकते हैं, तो उस डिफरेंस को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाएंगे। बाकी का डिफरेंस हम मार्केट रिस्क का डिफरेंस मानेंगे, उसे हम पीएनएल में दिखाएंगे। अगर आप ये बाइफर्केशन कर पाते हैं तो कर दीजिएगा, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक ओवरराइडिंग प्रिंसिपल दे दिया जाता है कि अगर आप किसी वजह से ये नहीं जान पा रहे हैं कि डिफरेंस एंटिटी की ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से है या मार्केट रिस्क की वजह से है, तो आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल भी इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपको ये बाइफर्केशन करना मजबूरी या ज़रूरी नहीं है। आप ये चॉइस ले सकते हैं कि मैं तो कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, चाहे वो अमोर्टाइज कॉस्ट की है चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की है, इन दोनों ही फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को मैं हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ही रिकॉग्नाइज करता हूँ। हर साल उसका डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाता हूँ। अगर हम इस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं तो मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग होती है अमोर्टाइज कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग को मैं डेजिग्नेट कर सकता हूँ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे।
इसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी, अगर हमारी लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रिकॉर्डेड है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट डायरेक्टली P&L में जाएगी। अगर हमारी लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है तो वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के बैलेंस में से ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, 10 लाख का लोन लिया था बट हमारे खाते में सिर्फ 9,70,000 आए, इसका मतलब 30,000 का ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारा डिडक्ट हो गया था। वो हमारी बोरिंग्स को कम करके दिखाता है हमारी बुक्स में कि हमने एक्चुअल में तो बोरो 9,70,000 किया है और यहाँ से हम सफ़र तय करेंगे कि कितना इंटरेस्ट हमने पे करना है।